बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फैसल फैक्टर। आज का जो हमारी एपिसोड है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। प्रोफेशनल जर्नी की जब बात करें तो पहला स्टेप होता है आपको अपनी सीवी बनाना। सीवी बनाने के बाद जो सबसे पहला चैलेंज इंटरव्यू। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप इंटरव्यू में कामयाबी हासिल कर सकता। तो आज हमने एक एचआर एक्सपर्ट को बुलाया है और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान, कैसे हैं आप? Oh, walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm good, Faisal. Thank you so much for having me in your podcast. I've seen some podcast, and to be very honest, I think you're doing an amazing job. और I think ये जो रास्ता आपने चूज़ किया, I think ये बड़ा मुश्किल है because I know कि कि शायद आप फन एलिमेंट कर दें, कुछ ना बहुत व्यूज़ आते हैं, बट लेकिन आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जहाँ पर I think kudos to you. I think कि ये I think those who are just entering into the professional life or who have just started their professional journey, I think for them, I think this is something you're doing an amazing job. You have called some industry professionals, marketing, sales, and others as well. But I think it's something very good. And तो अफ़ान, हम इंटरव्यू आपका भी शुरू करेंगे डेफिनेटली, और आपसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इनसाइड हमें इंशाल्लाह मिलने वाली है। अच्छा अफ़ान, थोड़ी सी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, लाइक आप फार्मा के साथ भी एसोसिएटेड रहे, फैशन इंडस्ट्री के साथ भी एसोसिएटेड रहे, आपका करंट रोल क्या है वो भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। Chale, that's great. So I started my career back in 2011 actually. I did my masters and majors in HR और start किया HR से start किया back then. कुछ internships की थी कुछ power sector में और कुछ MNC में. Then fashion retail से start किया HR में ही, पे then I moved to pharmaceutical industry और approximate pharma industry में तकरीबन 10 year मैंने spend किया वहाँ पर, and then currently I moved to other industry, export based workwear पे industry काम करती है, and I'm leading that HR department there, so working as the head of HR. During my job I did my MPhil as well in organizational psychology. Obviously that relates to HR and people behavior and organizational culture. सो अफ़ान, इंटरव्यू में जो सबसे पहला सवाल किया जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, इस सवाल के मतलब क्या है? इस सवाल में आप किसी भी इंटरव्यू से क्या जानना चाहते हैं? Alright, so मेरी सजेशन ये होती है कि इसमें आप उसको ब्रीफ रखें और क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ऑब्वियसली एक जस्ट अपने प्रोफाइल का आपका मिल रहा है अबाउट योर एजुकेशन, योर करियर जर्नी और उसके कुछ अपनी की अचीवमेंट्स हैं। तो आई थिंक वो आप स्टार्ट में उसको बताएं, ब्रीफ करें, और उससे होता ये है कि जो है एक इंटरेस्ट डेवलप होता है इंटरव्यू का। तो ऑब्वियसली स्टार्ट वो लेना चाहता है आपसे, आपका ओवरऑल लेकिन आउटलुक मिलता है, आपकी कम्युनिकेशन दिखती है, आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है। एंड वो आई थिंक जो बड़ा मेक और ब्रेक होता है आपके जो शुरू के जो 60 सेकंड्स होते हैं या 90 सेकंड्स होते हैं, वो मेक और ब्रेक होता है। देन फिर आप उसमें कोशिश करें अपनी जो की अचीवमेंट्स एक्साइटिंग चीज़ें बताएं ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो, एंड देन फिर फर्दर इंटरव्यू जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है चीज़। तो कोशिश करें योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर प्रोफेशनल जर्नी एंड की कुछ अचीवमेंट्स शेयर करना। यानी इस पे आप कहते हैं कि जैसा ब्रीफ समरी अबाउट ये सब, क्या एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके प्रोफेशनल जर्नी के हवाले से, और जो की अचीवमेंट है आपको उस पर हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा अफ़ान, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग पूछते हैं बीइंग इन HR स्पेशलिस्ट और HR एक्सपर्ट, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेसेस एंड वेयर डू यू सेल्फ इन 5 years? क्या ये सवाल अब की दुनिया में मायने रखते हैं या ये कोई नॉर्म्स है जिसे HR पीपल फॉलो कर रहे होते हैं? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, और मैं अगर इफ़ यू अलाउ मी तो मैं इनको दोनों को अलग अलग करके बताऊँ, बिकॉज दो अलग क्वेश्चन है। वन एक क्वेश्चन नॉर्मली किया जाता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात होती है, एंड दूसरा एक होता है जिसकी आपने बात की कि वेयर डू यू सी इन योर 5 years, योर सेल्फ इन 5 years। सो पहला क्वेश्चन इसके बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HR प्रोफेशनल जो क्वेश्चन ये करते हैं उनके लिए भी आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्यों करते हैं क्वेश्चन, बिकॉज आपको पता होना चाहिए इसका बैकग्राउंड क्या है, और जो इंटरव्यू ही है उसे ही पता होगा इसका पर्पस क्या होता है। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू है, बिकॉज मुझे इससे इंसाइट मिलती है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं अपने बारे में। तो दिस क्वेश्चन मेनली इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, कि आप कितने अपने बारे में जानते हैं, आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आपकी क्या है। सो इंडिविजुअल जो अपनी स्ट्रेंथ्स को जानता है, इम्प्रूवमेंट एरियाज को जानता है, उसकी जब उसको रोल को असाइन करने जा रहे हैं तो वो किस तरह से उनको परफॉर्म कर सकेगा। अगर मैं एक इंटरव्यू और मैं रिस्पॉन्ड करूँ इस क्वेश्चन का, तो मुझे पता हो कि जॉब क्या है, जिस जॉब के लिए मैं अपेयर हूँ, उस जॉब की क्या चीज़ें होती हैं, और अपने आप को मैं क्या उस जॉब से कनेक्ट करना जानता हूँ कि यस इस रोल की स्ट्रेंथ्स है और मैं वो वाकई जानता हूँ नहीं जानता। सो आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ्स ही नहीं पता, अपनी वीकनेस ही नहीं पता, बट एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आप अगर अगर किसी से पूछें जो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, इसके लिए इसने सेल्फ अवेयर ही नहीं है अपने बारे में, तो अक्सर ऐसे लोग जवाब देते हैं, आपको शायद आपकी लाइफ में बड़े लोग मिलते हैं, उनसे पूछें कि यार क्या इम्प्रूवमेंट एरिया, तो अक्सर जवाब देते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती।
आई थिंक ये इससे ज़्यादा फनी रिस्पॉन्स ज़िंदगी में शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ किसी से भी। क्वेश्चन ये है कि जब सामने वाला जो रिस्पॉन्ड आपको कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो उसको गलत नहीं समझ रहा, वो उसको सही समझ के आपको जवाब दे रहा है। तो ये डिसाइड करने के बाद गलत है सही है आपका राइट नहीं है, बिकॉज वो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको सही समझ के रिस्पॉन्ड कर रहा है। सही। तो ये डिसाइड ना करने कि वो गलत बात दे रहा है, वो सही अपने तौर पर सही बात बता रहा है। सो क्या आपका आर्ट है उसकी, अगर से वो गलत बात लग रही है उसको डील करना आप जानते हैं, या आप टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। सो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आएंगे, डिफरेंट एज ब्रैकेट के लोग आपके पास आएंगे, डिफरेंट ब्रॉटअप के लोग आपके पास आएंगे, सो अगर आप बर्दाश्त ही नहीं करना जानते और आप जो ना वो अपना टेम्परामेंट लूज कर जाता है, तो यू नीड टू। चलो एक चीज़ हमारी ऑडियंस को ये तो पता लग गई कि यार ये जवाब तो कभी नहीं कहना कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। आई थिंक यस यस। और उसके बाद एक और चीज़ मैं बताऊँ, सेल्फ अवेयरनेस की बात करता हूँ। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली, इसमें बात आपसे कर रहा था। जैसे एक टर्म साइकोलॉजी में होती है, हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। इट इज सेल्फ एफिकेसी इज अ बिलीफ ऑफ द पीपल अबाउट देयर ओन एबिलिटीज कि हाउ कॉम्पिटेंटली दे कैन परफॉर्म सम टास्क। सो आप अगर उसमें कुछ लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं बिकॉज उनको लगता है वो काम कर सकते हैं। सो आप इस टास्क के लिए आए हैं, तो क्या आपको पता है स्ट्रेंथ उसमें क्या, और वाकई आप अवेयर है कि इसमें काम कर सकते हो, तो आपका बिलीफ क्या अपने ऊपर भी। तो ये क्वेश्चन इसमें जो है वो जो इंटरव्यू इसमें जो जानना चाह रहा होता है। सो आई होप कि कुछ इस पे क्लैरिटी मिली। ये हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की समरी डिस्कस कर ली। अच्छा अफान, सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? उसको भी बताएं सर कि लोग आजकल तो जो डायनेमिक्स है वो इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, और आप लोग 5 साल का पूछ रहे होते हैं कि 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो होता है, इसका पर्पस होता है ये एक्चुअली एम्बिशन जानना चाहते हैं इंडिविजुअल के। तो जरूरी नहीं कि एक लोग 5 साल की बात करें, 3 साल का क्वेश्चन कर सकते हैं, बट पर्पस ये कि एम्बिशन क्या इंडिविजुअल के, ऐसा वो वाकई करियर परसू उसमें करना चाहता है, बे नहीं चाहता, उसके प्लान हो अब्रॉड जाने के, स्टडीज़ के, तो आपको एटलीस्ट एक इंसाइट मिलती है कि इंडिविजुअल किस तरह सोच रहा है, उसके क्या प्लान है अपने करियर को लेके। नंबर 2, ओवर एम्बिशियस तो नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल कोई फार्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ कि मैं 5 साल में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो आपको लगेगा कि यार ये तो सीन ऑफ है बिल्कुल, राइट। दूसरी बात ये होती है कि एज एन इंटरव्यूअर भी मुझे भी अंदाजा होगा एज अ एम्प्लॉयर, मुझे पता चले कि यार जो करियर ट्रेजेक्ट्री चाह रहा है, इसके जो गोल्स हैं, क्या जो जिस रोल के लिए मैं इसको एवेल्युएट कर रहा हूँ, क्या उस रोल में वो ग्रोथ के पैटर्न हैं भी कि नहीं है, राइट। सो हमें भी देखने कि हम किसी इंडिविजुअल को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, सो उसके लिए क्या हमारे पास पाथवेज हैं, करियर ग्रोथ के हमारे पास क्या प्लान है उसके लिए, और वो उसकी कीपिंग इज पोटेंशियल और उसके करियर एम्बिशंस क्या, वो हम उसको कैटर कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये पर टैलेंट लॉस हो जाएगा आफ्टर ईयर और तो दैट वी नीड टू सी कि इस पोजीशन में उसको प्लेस करें। तो टू वे होता है क्वेश्चन। आई थिंक बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो सकती है अगर जो इंटरव्यूअर है उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना जानता है। और फॉर कैंडिडेट्स, फॉर एम्प्लॉय जो अपेयर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आई थिंक उनको पता होगा किस तरह उसको करना है। और एम्बिशियस आप बातें कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं बड़ी डायरेक्टर बन जाऊँ 5 साल में, तो आप समझ उसको इंप्रेस कर देंगे, तो वो लगेगा कि इससे अंदाजा मुझे होगा कि तो प्रॉपर होमवर्क करके ही आया, तो पता ही नहीं कि डायनामिक्स क्या है और करियर ट्रेजेक्टरी क्या होती है इस रोल की। सो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा फन टैलेंट की अगर हम बात करें, अच्छा बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी एक अच्छा टैलेंट है वो इंडस्ट्री में जो भी आपकी कंपनी है उस पर वो रिटेन करे। तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं? और ज़्यादातर जो टैलेंट, यानी टैलेंट की मैं बात करूँ जो बहुत ही स्पेसिफिक है, अपना ग्रो कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, किन वजूहत की बेसिस पे वो कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है या करियर स्विच करता है? ऑलराइट। सो आई थिंक ये कोर, आई थिंक एचआर के वाले सी क्वेश्चन एक्चुअली है, इट्स नॉट अबाउट जो आपके जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक्चुअली देखिए एचआर को वी नीड टू रियलाइज, अगर पर्टिकुलरली बात करूँ फसल फार्मास्यूटिकल के वाले से बात करूँ, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फार्मास्यूटिकल्स इस वक्त जो ओवरऑल चैलेंज क्या है, राइट। ये वो अगर ये इंडस्ट्री है जो बड़ी कंप्लाइंस रेगुलेटरी के बड़ी बड़े स्ट्रॉन्ग इसके फुटप्रिंट्स है, राइट। उसके अलावा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है यहाँ पर, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका थर्ड कंपटीशन यहाँ पर है। इसके अलावा प्राइसिंग की अगर बात करें वो एक इशू है, एंड उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज टैलेंट वॉर। पाकिस्तान में एक इशू ये है कि वन, एक तो आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अच्छा टैलेंट बाहर जा रहा है, तो वो इशू है। नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है वो शायद उस तरह से डेवलप नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री और अकेडमी के बड़े अपने एक गैप है। तो जो अकेडमी जैसे जो लोग पास आउट होकर आते हैं शायद वो फॉरन रेडी भी नहीं होते उसके लिए। सो ये एक चैलेंज है जो एज ए नेचर प्रोफेशनल टू रियलाइज के ये चैलेंज है इंडस्ट्री के। और फिर इसमें आपको किस तरह के लोग चाहिए, एक तरफ प्रेशर भी है काम का, कट थ्रोट कंपटीशन भी, और फिर दूसरी तरीके जो टैलेंट अवेलेबल है वो उस तरह ट्रेन भी नहीं। नॉट एज एन एचआर, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज एचआर इज समवन जो बिजनेस को ड्राइव कर रहा है, राइट। तो राइट टैलेंट को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे उसको होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो एक तो आप फिर अपने जो सबसे पहला जो गेटवे दैट इज
ऑनबोर्डिंग द राइट कैंडिडेट, तो वो इंटरव्यू प्रोसेस आपका बड़ा जो साइंटिफिक होना चाहिए, जो प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, जो एचआर के लोग जो असेसमेंट्स कर रहे हैं और जो फंक्शनल साइड से असेस कर रहे हैं वो बड़े साउंड होने चाहिए, वो ट्रेंड लोग होने चाहिए। अनट्रेंड लोग के इस अजम्पशन में, सॉरी टू से, बट ये माइंडसेट है एचआर में भी और जो फंक्शनल हेड्स भी हैं कि हम तो 10 साल से इंटरव्यू कर रहे हैं, हम तो 20 साल से इंटरव्यू कर रहे हैं, हम तो गेट खोलते ही वो एंटर होता हूँ समझ जाते हैं वो कंपनी रुकेगा नहीं रुकेगा, राइट। सो इस माइंडसेट से आप जाते हैं, अपनी इंट्यूशन पे जाएंगे तो फिर आप गलत टैलेंट को ऑनबोर्ड करेंगे, राइट। सो पहली चीज़ सुबह कि ट्रेंड हो इस पर और राइट टैलेंट सिस्टम में आपके आना चाहिए। फिर सिस्टम में आ जाए तो फिर स्टार्टिंग से उसकी ऑनबोर्डिंग से लेकर कि आप उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरह उसको इंडिविजुअल को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, किस तरह उसको आपकी एक्सपेक्टेशन उससे हाई हैं, बट क्या उसको आपने राइट टूल्स राइट अवेयरनेस प्रोवाइड किया आपने, तो उसकी ओरिएंटेशन, उसके वो टूल्स प्रोवाइड करना, उसको इंश्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देन उसके राइट ऑब्जेक्टिव्स के पे से क्लैरिटी कि यार आपकी ये रोल्स आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी है, उसको बताना चाहिए इंडिविजुअल को, एंड देन फिर आप उसको प्रॉपर मेंटोरशिप करें, उसको प्रॉपर मेंटोर असाइन करें उसके डेवलपमेंट के लिए, एंड देन सो ऑन। फिर नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स होना बड़ी ज़रूरी है। और फिर आपने बात की किस वजह से बाहर चले जाते हैं लोग, तो ऑब्वियसली 3 से 4 बड़े फैक्टर, ऑब्वियसली मॉनेटरी एस्पेक्ट तो ऑब्वियसली एक है, और उसके अलावा इंडिविजुअल की बिलोंगिंगनेस विद द ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ है कि नहीं। वी नीड टू रियलाइज फैसल कि इस वक्त इंडस्ट्री में जब जो लोग हैं वो 3 जनरेशन साथ काम कर रही हैं, नॉट 4 तो एटलीस्ट 3 तो काम कर रही हैं, बस जेन एक्स भी है, मिलेनियल्स भी हैं और जेन जी भी आपके पास। यू नीड टू रियलाइज कि उन सबकी डिफरेंट नीड्स हैं। अब सबकी शायद नीड रोटी कपड़ा मकान नहीं होगी, शायद वो एक जनरेशन करके आगे नई जनरेशन की नीड्स है, इसके अलावा दूसरी कुछ है। वो शायद ये भी अब आपको देखे कि जो मेरे पास जो एम्प्लॉयर काम कर रहा है वो मुझे क्या डेवलपमेंट कितनी दे रहा है, मुझे वो मेंटल पीस कितना दे रहा है, मेरी ग्रोथ कितनी होगी, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, यू नो, क्या जनरेशन इस तरह भी देख रही है, राइट। सो वी नीड टू रियलाइज कि हम क्या क्या उसको कर पाते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए हम क्या कर पा रहे हैं। आई थिंक दीज आर सम फैक्टर्स लोगों को एज अ प्रोफेशनल वी नीड टू रियलाइज। इफ यू वांट मी फर्दर कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट प्लान हो सकते हैं एचआर के, वो पर हम वी कैन डिस्कस फर्दर कि किस तरह से ऐसा फन इस पे आपने बात की जनरेशन की, लाइक जनरेशन एक्स, जनरेशन जी एंड द मिलीनियर्स। अच्छा, दोनों के, इन तीनों के जो पैटर्न्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। किसी की थॉट थी जस्ट रोटी कपड़ा मकान, नाउ सम आर लुकिंग फॉर द विशेस डिज़ायर्स कि उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी होगी। तो इन चीज़ों को किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? अगर इस कैटेगरीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई क्राइटेरिया होता है या इनके ट्रीटमेंट, या हम सबको एक ही तरीके से लेके चल रहे होते हैं? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में भी शायद बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और चीज़ों को देखते हैं, बट यस ये आपको करना पड़ेगा, इसके बगैर अब चारा नहीं है। बिकॉज ये आपको मानना पड़ेगा, जो नई जनरेशन एंटर हो रहे हैं वो बड़े टेक्सेवी हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस की बात आपसे करेंगे, चाहे हमें कितना बुरा लगे, बट वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेगा, उसकी प्रायोरिटी है, वो सोशल कल्चर, उसका ग्रुप है जिसको वो टाइम देना चाहता है, वो टेक्सेवी भी है, वो कम्फर्ट भी चाहता है, तो ये चीज़ें भी हैं। आई एम नॉट समवन जिसको बहुत इनकरेज करे, बट ये नीड टू रियलाइज, ठीक है, कि आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात ना करें, बट आप वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है। नाउ यू नीड टू रियलाइज कि ठीक है, दैट्स ओके। मतलब अभी अब रात में करने का उसे इतना कंफर्ट देंगे, अभी नहीं कर पा रहा, और रात में लैपटॉप से रात में वो परफॉर्म कर लो, बस अपने केपीएस को परफॉर्म वो कर पा रहा नहीं कर पा रहा। यू नीड टू रियलाइज कि क्या फैक्टर्स है उसको जो मोटिवेट करते हैं। शायद जो इस वक्त जो आपके जो वो लोग जो प्रीवियस जनरेशन के हैं, वो शायद उनको वो फैक्टर वो शायद मोटिवेट ना करें, उनको मोटिवेट करें, वो क्या उनको मोटिवेट, बिलोंगिंगनेस किस तरह क्रिएट करेंगे आप उनके लिए। तो दी आर समथिंग जो एज इंडस्ट्री, एज एम्प्लॉयर वी नीड टू रियलाइज कि ये फैक्टर्स हैं, और इनसे आप आंखें बंद करते रहें, लेकिन ज़्यादा से शायद आप ना कर सकें। जाफान, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये इन पैरामीटर्स पे लाइक हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ज़माना है वो चेंज हो रहा है और काफ़ी रैपिडली इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अफान, हम बात करते हैं बीइंग इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को सेल्फ डेवलपमेंट, उसके लिए इसको क्या करना चाहिए? या वो रिलाई करे कि कंपनी उसे कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, या उसको किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए? आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया फैसल। देखिए, ये आप बार बार वेट ही करता, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग्स करवाएगी, दैट्स ओके, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स करवाती हैं और चीज़ें होती हैं, बट सेल्फ डेवलपमेंट जो ये जो अर्ज है ना कि मुझे खुद चीज़ें नई चीज़ सीखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मैं इसमें आपकी जो अगर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स, आई थिंक मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ जब उनसे मुलाकात होती है, बिकॉज पाकिस्तान में हज़ारों हर साल जो है वो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, बट उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, सारी बात। तो वो कौन लोग सेलेक्ट होंगे? देखिए, आप में और उसमें डिफरेंस होना चाहिए। आप बैचमेट्स दोनों के 3 GPA आई है, फॉर एग्जाम्पल 3.5 GPA आई है, दोनों MBA हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, राइट। सो क्या डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं,
तो अपने अंदर कुछ डिफरेंशिएट करें खुद को बाकी लोगों के साथ, राइट? अपनी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ आपके आर्टिकल्स आपने कुछ लिखे हैं, कुछ स्टडीज़ आपकी पब्लिश हुई हुई हैं, हो सकता है। सो कुछ एक तो डिफरेंट करें अपने आप को बाकी अपने जो वो बैचमेट हो, ग्रुपमेट्स हो, उनसे अपने आप को डिफरेंट करें। और ये कंटिन्यूस लर्निंग अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो सर्टिफिकेशंस करना आसान है, ऑनलाइन कुछ कोर्सेज आ गए, उस पर आप काम कर सकते हैं, सोसाइटीज स्टैब्लिश हो गई, उस पर आप काम कर सकते हैं, उनके साथ काम करें और ख़ुद को डिफरेंशिएट करें। सिमिलरली जब आप जॉब पे आ जाएं अपनी, वहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं। यू टू रियलाइज़ कि ये जो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि शायद हम जब कोई ग्रो करता है तो हम शायद ये कहते हैं कि वो फेवरेटिज्म है, बाइसनेस हो रही है, खासतौर से फीमेल जो ग्रो करती है उनके बारे में कहते हैं इनको तो स्पेशल फेवर मिला है, यानी कि उनकी जो एफर्ट्स है उनको आप बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं और एक बड़ा आसानी से एक आसान जुमला निकाल लिया हमने कि इनको तो फेवर मिला है। सिमिलरली कहीं आप कहते हैं कि जो उनकी जो वो नेपोटिज्म हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक टर्म यूज होती है जिसे आप कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल इज एक्चुअली पीपल्स अप्रोच के जो कुछ उनके साथ ज़िंदगी में हो रहा है ये कितना प्राइमरीली उनके कंट्रोल में और कितना जो है उस लोगों के और फेट के और किस्मत के और उसके कंट्रोल में, राइट? दोस्त जिनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल स्ट्रांग होता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ, मेरी जो मैं मेरी एफर्ट्स, मेरी मेहनत, मेरी कमिटमेंट टुवर्ड्स और मेरी जो डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ वो शायद प्रोड्यूस कर, तो ऐसे लोग ऑब्वियसली बेहतर परफॉर्म करते हैं, खुद को और फर्दर डेवलप करते हैं, सेटबैक से वो सीखते हैं और मजीद खुद को लर्न करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर्स बिल्कुल वो करेंगे, बट मेरा मानना है कि इंडिविजुअल की खुद की सबसे बड़ी पहले जिम्मेदारी है कि वो अपने डेवलपमेंट पे काम करे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व करें खुद को, बुक्स रीड करें, आर्टिकल्स रीड करें, ट्रेनिंग्स लें, कोशिश करें, ऑनलाइन कोशिश करें। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन से आप सीख करें, सपोर्ट हो, आपको ज़रूर सपोर्ट भी करेंगे उसके हवाले से, बट आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ के लिए। फ़न इतनी ज़्यादा चेंजिंग डायनामिक्स है, किन स्किल सेट को आप रेकमेंड करते हैं यार कि ये स्किल सेट होना ज़रूरी है? ऑलराइट, आई थिंक इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, ज़ाहिर बात है रोल की रिक्वायरमेंट है, बट एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है एंड दैट इज़ सोशल इंटेलिजेंस। आई थिंक सबसे बड़ा गैप इस वक्त, बिकॉज जिस तरह टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी हर रोल को जो दिन ब दिन जो चीज़ें देती जा रही है, बट एक एलिमेंट जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो ह्यूमन टच है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती, वो है इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस। ये गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज पहले शायद आप लोगों से इंटरेक्शन होती थी, आप वो आर्ट सीख जाया करते थे, बट अब जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी कोर्सेज, आपकी डिग्रीज अब ऑनलाइन कर रहे हैं, आपकी इंटरेक्शन कम है, आपका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजर रहा है, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, वो सोशल इंटेलिजेंस का एलिमेंट ख़त्म होते जा रहा है। आई थिंक ये वो आर्ट है, वो स्किल होगी जो आपको डिफरेंशिएट करेगी आगे चलकर। आप सिर्फ फंक्शनली बहुत साउंड होंगे, टेक्निकली बहुत साउंड है, बट आपको वो आर्ट नहीं आता जो सोशल इन्वायरमेंट में किस तरह से ऑपरेट करना है, वो इश्यूज़ को समझना, अपने 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 उस इमोशंस को समझना, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस को समझना, जिस इंडिविजुअल से इंटरैक्ट कर रहे हैं उसकी नीड्स को, उसके इमोशनल फ्रेम ऑफ माइंड को समझना, आई थिंक वो जो आर्ट होगा आई थिंक बहुत डिफ्रेंशिएट करने वाला है आगे चल के, बिकॉज बाकी चीज़ें शायद टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो उसको दे जाए। दिस समथिंग मैं सजेस्ट करूँगा कि उस पर काम करें। दूसरा आई थिंक टेक सेवी हो, जिस तरह जो न्यू टूल्स आ रहे हैं ख़ुद को रेलेवेंट रखें। रेलेवेंट रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है उसमें जो है वो अपने आप को जो रेलेवेंट रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इस पर काम ज़रूर करें। अच्छा अफान, जब आप टेक सेवी की बात करते हैं, अच्छा आप आजकल जो दौर है दैट इज़ एआई। अच्छा एआई के बारे में ये भी कहा जाता है कि एआई आ जाएगी तो जॉब्स और ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। एआई के होते हुए किन किन चीज़ों को आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कौन सी नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और क्या वाकई ऐसा है कि अगर जो ह्यूमन फोर्स है वो कम हो जाएगी, मतलब एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड हो जाएंगी? लेकिन वी हैव टू बी रियलिस्टिक ऑन, वी शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस चेंज। ये बिल्कुल बात सही है, बहुत सारी चीज़ें शायद एआई जो है वो उसको ख़त्म कर दे, बट यस जब एक नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो साथ में नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, नए वेंचर्स क्रिएट होते हैं। तो यस ये होगा कि बहुत सारे शायद काम एआई ले जाए फ्यूचर में, बट साथ साथ ये ज़रूर होगा कि फिर जो आप उस नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगे। यस एआई बहुत कुछ चेंज कर देगा। एआई इन एचआर में भी एआई आपको बता सकता है कि कौन से जो कैंडिडेट्स कौन से कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको आप सिलेक्ट अगर करते हैं तो ये कितने साल तक प्रोडक्टिव रह सकता है, कितने साल जो आपका रिटेन रहेगा, ये अब एआई प्रेडिक्ट कर सकता है। अब तो एआई फ्रिज में भी एआई आ गया है। अब एआई बेस्ड फ्रिज आपको बताएगा कि फैसल साहब आपके जो इस पे जो है ना, आपके पास यही जो है वो वेजिटेबल्स आपके इस फ्रिज में है, तो इसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, आप इसको आप जो है वो रिप्लेस करते हैं। ये बताएगा कि आज आपका पैटर्न ये रीड कर लेगा कि आप जो किस दिन क्या बनाते हैं, पैटर्न अपडेट करते बता देगा आज आप एक काम करें बैगन बना लें, आज आपको कुछ नहीं बनाना। तो ये आपका एआई तो यहाँ तक चले जाएगा। सो यस ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स को बिल्कुल वो चेंज करेगा,
बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि आप खुद को करें, चेंज को एम्ब्रेस करें और ख़ुद को रेलिवेंट रखें, और जो नई वेंचर्स, नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, ज़ाहिर बात है, तो वो आप अगेन बेनिफिट ही होगा, आई होप। अच्छा अफान, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। अच्छा, बीइंग इंटरव्यूअर कुछ गैप्स भी होते हैं इंटरव्यूअर के? इंटरव्यूअर के गैप ये सीधे हो सकते हैं, अगर जो इंटरव्यूअर है, चाहे वो HR पर्सन है, चाहे फंक्शनल हेड भी है, अगर वो उस तरह प्रिपेयर नहीं है, तैयारी से नहीं आए हैं, तो यस, उसके कुछ गैप्स बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने पहले एक बात आपसे कही थी कि इंट्यूशन बेस्ड इंटरव्यूज़ हो रहे होता है, या वो CV पहले से नहीं देखते, प्रिपेयर नहीं होते, वो जैसे वो कैंडिडेट आके बैठते हैं उस वक्त वो CV लेके बैठते हैं, उस वक्त उसको पढ़ रहे होते हैं, कैंडिडेट के सामने CV को पढ़ रहे होते हैं। सो ये कुछ गैप्स होते हैं, और यस, अगर ऐसे गैप्स इंटरव्यूअर के हैं, तो मैं कुछ सीक्रेट आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों का गैप का क्या होता है फैसल, अगर आप प्रिपेयर नहीं है और कैंडिडेट बड़ा अच्छा प्रिपेयर है, ओके। तो होता फिर ये है कि आपको लगता है कि इंटरव्यू को आप ड्राइव कर रहे हैं, बट वो कैंडिडेट ड्राइव करता है आपके साथ। मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ उसके। अज्यूम करते हैं कि आप जब उसका इंटरव्यू आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं बैठे, मतलब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड है कि आप इंटरव्यू, आपको CV मिल गई, पता चला कि एक कैंडिडेट आया हुआ है। अपना आप उससे क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बताएं अपना इनिशिएटिव, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है वो बड़ा अच्छा, मेरी एक अचीवमेंट रही है बड़ी, जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, और अचीवमेंट से जब मैं आया तो मुझे ब्रांड मिला, जो उसकी जो वो सिर्फ जो है वो 2 मिलियन पर था, और मैंने उस पर जो है वो विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 6 मंथ्स उसको जो है ब्रांड को मैं 10 मिलियन पे ले गया। ऑब्वियसली इसमें मैंने एक बड़ा स्पेशल काम मुझे करना पड़ा, और मैं खामोश हो जाऊँगा। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे आप मुझसे? क्यों स्पेशल काम क्या था? अब मैं बताऊंगा। मैंने उसमें स्पेशल काम उस पर ये किया कि मैंने जो है वो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, मैं अपने कस्टमर्स को, डॉक्टर से इंटरेक्ट किया, मैंने जो है वो ट्रेनिंग सेशंस करवाए। यस, उसमें मुझे प्रॉब्लम ज़रूर आई एक वैसे। तो प्रॉब्लम क्या थी? तो अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों, आप स्ट्रक्चर्ड वे में आप नहीं है, आप प्रिपेयर होके नहीं है, तो ये एक चैलेंज आ सकता है। तो इसलिए और एक अगेन मैं बात करता हूँ, आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल अपना टाइम आपको दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन में आपकी, तो एज ए नेचर, एज ए प्रोफेशनल, आप या फंक्शन हेड नहीं, तो ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्ट देना, उसके इंटरेस्ट का, उसके टाइम का। तो प्रिपेयर होकर बैठे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू करें। जब आप स्ट्रक्चर्ड में इंटरव्यू करते हैं तो आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, बिकॉज सेम क्वेश्चंस आप अगर 4 कैंडिडेट से पूछ रहे हो तो आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन इसमें बेहतर परफॉर्म। आप बहुत अनस्ट्रक्चर्ड जाएंगे, अनप्रिपेयर्ड जाएंगे, तो गलत हायरिंग होंगी, और गलत हायरिंग ऑब्वियसली इसके लॉन्गर इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अपान, जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली 2 डोमेन्स जिनके इंटरव्यू सबसे ज़्यादा आपको करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द रैपिड चेंजिंग, सेल्स और मार्केटिंग। यहाँ पे आपको फील्ड फोर्स हायर करनी पड़ती है, मार्केटिंग, काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इन दोनों के इंटरव्यू में कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं, या ये दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही होती हैं? आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं? यस, बिल्कुल डिफरेंस होते हैं ऑब्वियसली। सेल्स के डायनामिक्स, उसके माइंडसेट, उसकी कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट होती हैं, और एकदम मार्केटियर की जो है ऑब्वियसली जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं उसके वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर मार्केटियर के आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसको आपको पता है कि उसके रोल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए उस रोल के लिए। तो यस, सेल्स की डिफरेंट कॉम्पिटेंस होती है, डिफरेंट माइंडसेट होता है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा, जब हम सेल्स के इंटरव्यू की बात करते हैं, जब आप सीनियर पोजीशन पे जा रहे होते हैं, लाइक मैनेजर लेवल पे, उस पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या रूल होता है? ऑलराइट, देखिए, सिचुएशन में ऑब्वियसली एक अप्रोच ये होती है कि पास के आपके बिहेवियर्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। तो आप क्वेश्चन एट टाइम सिचुएशनल क्वेश्चंस भी करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप पोटेंशियल परफॉर्मेंस को भी गेज कर रहे होते हैं। एट टाइम, मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि इंडिविजुअल अपने करंट रोल में, करंट पोटेंशियल के साथ बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बट उसको जैसे ही नया रोल मिलता है, जहाँ रिक्वायरमेंट रोल की चेंज हो जाती है, सो उस नए रोल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो शायद वो कोलैप्स कर जाए, राइट। तो उसने, क्योंकि बिकॉज वो परफॉर्मर तो बहुत अच्छा है, बट वो पोटेंशियल नहीं है अगले रोल के लिए। सो आप जब नए रोल के लिए किसी को गेज कर रहे होते हैं, तो आप 2 चीज़ें देखते हैं कि पास के ऑब्वियसली जो बिहेवियर्स को प्रेडिक्टर होता है बिकॉज फ्यूचर का, नंबर 2 उसके आप इवैल्यूएट भी करते हैं कि राइट सिचुएशन में इंडिविजुअल होगा तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा होगा। तो पोटेंशियल को गेज करने के लिए आप जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से, और ये अच्छा एक टूल है, और ये प्रूवन इसके रिजल्ट्स हैं इस चीज़ के। बहुत लोगों इसमें क्वेश्चन होते हैं, पर्टिकुलरली सेल्स के लोगों के, हम बहुत अच्छे सेल्स में नंबर्स हमारे आ रहे हैं, बड़े अच्छे अचीवर हैं, तो फिर ये क्वेश्चन इस वजह से हम शायद रह जाते हैं। तो बट यस, प्रॉब्लम उसमें पोटेंशियल की होती है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं करंट रोल में, तो नए रोल की डायनामिक्स, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसमें आप कैसे परफॉर्म करेंगे, फॉर दैट यू नीड टू इवैल्यूएट हिज और हर पोटेंशियल एक्चुअली। अच्छा अपन, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो देयर मल्टीपल इंटरव्यूज नॉर्मली, लाइक पहला राउंड होता है, फिर दूसरा राउंड होता है। अच्छा, कभी आप लोगों के साथ इस तरह की भी चीज़ होती है कि वो इंटरव्यूअर, उसको लाइक एक सेट पैटर्न है, उसे पता है यार कि मुझे वो सेट पैटर्न, वो इंटरव्यू इतना अच्छा दे के जाए, वो सर जी वो हायर हो जाए, कोई फ़िल्टर आप लगाते हैं कि यार इट्स नॉट लाइक कि वो इन चीज़ों के लिए ही तैयार करके आया था, उसका स्किल सेट पीछे था ही नहीं,
उसको आप कैसे फ़िल्टर आउट कर रहे होते हैं? आप अगर मैं समझूँ इस क्वेश्चन को, तो अगर उसको के रिफ्रेश कर सकूँ, आप ये कह रहे हैं कि अब शायद बहुत अच्छा वो परफॉर्मर है, आगे परफॉर्म करके यस, यस। सब्सटेंस उसके पास नहीं। नहीं है, बिल्कुल तो ऐसा। अगेन देखिए, फिर तो ये अगर इस पर गैप है अगेन इंटरव्यू करना, कि वो क्वेश्चंस किस तरह से हो रहे हैं, कि वो क्या रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और क्या जो जो रोल की रिक्वायरमेंट है क्या उस तरह से है कि क्वेश्चंस के नहीं है। तो ये अगेन, ये जितना स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, जितना बेहतर अंदाज से होगा, तो फिर ये चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं। बट अगेन मैं कहूँ कि 100% हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता एट टाइम। यस, इंटरव्यू की अपनी भी जो एक रेटिंग है, दैट इज द रीजन के फिर प्रोबेशंस होते हैं और लोग वैलिड बाद में प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का 3 मंथ्स का होता है। बिकॉज 100% तो आप ह्यूमन बिहेवियर को को आप गेज कर लें तो ऐसा नहीं होता। बट यस, अब इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं जितना आप बेहतर अंदाज से उसको जो है वो क्वेश्चंस करें, उनको असाइनमेंट दे सकते हैं, उस पर गेज कर सकते हैं, उस पर लोगों को दे सकते हैं आप। बट यस, जितना स्ट्रक्चर्ड करेंगे इसको, तो रिस्क को मिनिमाइज आप जरूर कर सकते हैं। अच्छा, और तो हमारा कोई पॉइंट नहीं रहा था ना इसके हवाले से। एंड में आपसे फिर वो ले लेता हूँ, कोई टिप्स देना चाहेंगे इंडिया? और फेवरेटिज्म की बात भी हो गई, हमने उस पर बात की। फेवरेटिज्म नहीं की हमने बात, बोल के फेवरेटिज्म कहाँ की है? हमने उस पर बात की थी कि अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना है, शिकायत ना करें कि अच्छा, अफ़ान, जब हम बात करते हैं जहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये कितना इम्पैक्ट करती हैं? क्या ये चीज़ वाक़ई में एग्ज़िस्ट करती हैं? और इन चीज़ों से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? या ये चीज़ें चलती रहेंगी और आपको इनके साथ एडजस्ट करना है? और अच्छा, एक चीज़ ऑब्वियसली आप यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, तो ह्यूमंस हर इंडिविजुअल के अपने स्टेक्स हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है हर किसी के अपने स्टेक्स हैं। और एट टाइम ऐसा होता है कि जब मेरे स्टेक्स आपके स्टेक्स से जब कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पर एक फ्लैश ऑब्वियसली आता है। सो फिर यहाँ पर रूल आता है ऑर्गेनाइजेशन का, एचआर का और ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो कितना सिस्टम्स को कितना जो है वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक है, जितने आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम को रखेंगे तो क्लैरिटी रहेगी और कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होंगे। सो नाउ आप अगर ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ में एक्सपोजर हमें कम मिल रहा है, पर्सन एक्स को ज़्यादा मिल रहा है, तो ना पर आपके प्रॉपर केपीआईज अगर बने हुए हैं, प्रॉपर केपीआईज बेस्ड आपके सिस्टम्स हैं, प्रोसेस हैं, जहाँ लोगों को प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जा रहा है, फिर आप ये ट्रांसपेरेंसी होगी, आप दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें सारी हैं। जहाँ जितना वेग होगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव सेटिंग ही नहीं हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी परफॉर्मेंस, उस तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगी। जितनी आपकी प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी, सिस्टम्स होंगे, प्रोसेस बेहतर अंदाज से आपके होंगे, आप लोगों को प्रॉपर गेज कर सकते हैं, फिर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बट यस, उसको आप 100% मिनिमाइज ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट आप वो मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 2, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये ऑब्वियसली है, बट ऑन द अदर हैंड एट टाइम ये भी होता है कि जो शायद चीज़ नहीं भी होती, तो जो लोग पीछे रह जाते हैं, तो वो ज़बरदस्ती भी शायद उसको कहते हैं कि ये फेवरेटिज्म हुआ है और चीज़ें बाइसनेस हुई है। सो पॉइंट ये है कि अब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जो इंडिविजुअल, जो सुपरवाइजर या कोई मैनेजमेंट किसी को प्रमोट करके ऊपर लेके जा रही है, राइट, तो उसके खुद की भी जो है ना वो आंसरेबल उसकी है। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो सीनियर वो खुद भी फंसेगा, जाहिर बात है, उसके खुद के भी केपीआईज हैं। तो कोई किसी को फेवरिज्म में इतना फेवरेटिज्म नहीं जाएगा कि अपने जो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, कभी कोई नहीं कर सकता, जाहिर बात है। तो ऐसा नहीं होता। तो जब कोई ग्रो कर रहा है वो परफॉर्मर वाकई होगा और वो उस सर्टेन सिचुएशन के लिए राइट फिट होता है। बट अगेन आप बात करें मैनेजमेंट साइड पे, उसको जितना ट्रांसपेरेंट रखें, प्रोसेस को, प्रमोशन के ग्रोथ के पैरामीटर क्लियर हो, सबको पता होना चाहिए किन पैरामीटर पर लोग प्रमोट ग्रो कर रहे हैं, तो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। लोग पता ठीक है ये पैरामीटर्स है, मुझे भी पैरामीटर्स पे काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल यहाँ पर है। और फॉर इंडिविजुअल एज ए साइड कि आपको पता हो कि यार आपने अपने आप को देना वो अब किस तरह अपलिफ्ट करना है, कितना अपना जो गेम चेंज करना है। इसमें एक बात छोटी सी मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हर चीज़ की भी ना एक लिमिट होती है, फेवरेटिज्म की भी एक लिमिट होगी। आप जब अपने आपको पार एक्सेलेंस पे लेके चले जाएंगे ना, अपनी कॉम्पिटेंसी को, तो आप मजबूरन आपको सिस्टम में आप वो आएंगे। ठीक है, उसकी कोई लिमिट है, कोई कब तक उसको कर सकता है, कोई अंडर महीना वो ज़्यादा देर कर नहीं पाएगा। तो सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए, जैसे मैंने पहले सेल्फ एफिकेसी की बात की थी, यू शुड नो कि यार आपकी गेम में यहाँ पर है क्या, आप कितना कॉम्पिटेंट है। सो कोई आपको ऊपर लिमिट कर नहीं पाएगा इतना आसानी से। अच्छा अफ़ान, एक सवाल जो कि मुझे आपसे शुरू में करना चाहिए था, फ्रेशर्स की बात करते हैं। अच्छा, फ्रेशर्स को उतना आइडिया नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता इंटरव्यू के हवाले से, तो लाइक वो यूट्यूब पे देखें, लिंक्डइन पे देखें, कोई स्ट्रक्चर वे उनको बताएंगे कि यार यहाँ से देख के आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और सीवी भी आप अपनी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें? यस, आई थिंक फ्रेशर्स को बिल्कुल वो उसको पढ़ें, इसके बारे में आप इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से जो है वो कोऑर्डिनेट करें। मैं अक्सर सीरीज देखता हूँ कि वो किसी वलीमे में खड़े होते हैं, पीछे जो है वो उसकी पिक्चर लगा देते हैं सीवी पे अपनी, उस तरह की पिक्चर्स ना अलग आएँ।
उन्हें पता होना चाहिए, उस सीवी को पढ़ उसको प्रूफ रीड करें, उसमें अक्सर स्पेलिंग की मिस्टेक्स बहुत नज़र आती है। किसी के अपने फ्रेंड की कॉपी पेस्ट की हुई होती है लोगों ने, उसको पढ़ें, अपने इसमें चेंज करें। आई हैव सीन अ रिज्यूम है जहाँ उसने अपने फ्रेंड की कॉपी पेस्ट की, तो फादर नेम वो चेंज करना भूल गया था। सो ये ना करें, पढ़ना उसको प्रूफ रीड करें, और जो आपकी अपने फैक्ट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट करें। सो एक चीज़ तो ये है। नंबर 2, यस, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं आप। अब यूट्यूब पे या आई थिंक इंटरनेट पे बेहतर जो सही साइट्स हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसको देखें। और अब यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो है वो कर दिया फाइनल के बैच के लिए, वो जो है वो उन्होंने कुछ काउंसलिंग सेशंस भी रखना शुरू कर दिए हैं, प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं वो लोग। सो उसको अटेंड करें, उनसे जो है वो सपोर्ट सीख करें, उनसे गाइडेंस सीख करें, और यस प्रिपेयर होकर जाएँ, बेहतर अंदाज से जाएँ। कैजुअल अप्रोच ना हो, बिकॉज हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, जिस तरह से डील कर रहे होते हैं, जो रियलाइज़ की प्रोफेशनल टोटली डिफरेंट होती है। इसलिए मैं बड़ी ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि इंटर्नशिप ज़रूर करें, और सिर्फ एक ना करें, कम से कम 2 या 3 इंटर्नशिप ज़रूर करें। आपको आइडिया हो कि प्रोफेशनल वर्ल्ड होती किस तरह की है। आप शायद समझते हो कि आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी का शायद वो कैफेटेरिया की तरह ऑपरेट होता है, तो वो यहाँ इस तरह से ऑपरेट नहीं होता। सो यू नीड टू लर्न कि वहाँ किस तरह से होता है। इतना एक्सपोजर आप लें, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से, लोगों से इंटरैक्ट करें, अपने सीनियर्स से रब्ता करें, उनसे बैठें, पूछें उनसे कि इस तरह से चीज़ होती है, एंड देन जो है वो खुद को प्रिपेयर करें फॉर इंटरव्यू। अच्छा अफान, इन दी लास्ट हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इंटरव्यू में नेल आउट कर सकते हैं? आई थिंक फॉर इंटरव्यू भी, और वैसे भी आप अगर हमसे पीछे से मैंने कहा था कि स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड की मैंने बात की थी, तो अगर फ्रेशर्स भी हैं तो आप यू शुड रियलाइज़ के यार हज़ारों ग्रेजुएट्स निकल के जा रहे हैं। सो आपने खुद को डिफरेंशिएट कैसे करना है। कुछ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती हैं, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की भी हों, कुछ कोर्सेज किए हों, इंटर्नशिप्स किए हों, ये ज़रूर करें, खुद को डिफरेंशिएट करें फर्स्ट। और नंबर 2, अगर हम मुझसे पूछें तो जैसे मैंने कहा था कि जो नई एडवांसमेंट हो रही है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में आप ज़रूर जो है ना, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या नया चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। उस पर ज़रूर उसके बारे में पढ़ें, जानें क्या चीज़ें चल रही हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, सीनियर से रब्ता कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ के जाएँ कि उसके बारे में क्या जानते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन आप जाके इंटरव्यू से पहले लिंक्डइन आप चेक करें, वहाँ के कुछ लोगों को, वहाँ से आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देखें वहाँ कौन लोग काम करते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे क्या किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ इंसाइट मिल सकती है। वेबसाइट जाएँ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में पढ़ें, और प्रोफेशनल वे में जाएँ। कैजुअल अप्रोच ना हो। ये इंटरव्यूअर को लगे कि वाकई आप सीरियस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इंटरेस्ट लगे कि वाकई आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये 3 से 4 कुछ मेजर बातें हैं, इसको अगर फोकस में रखें, और इंशाल्लाह आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, क्यों नहीं होंगे। अफान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सो द मच। फैसल फैक्टर पॉडकास्ट में आए। इन दी लास्ट हमारी ऑडियंस से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। नहीं, मैंने शुरू में भी फैसल जो बात की थी, बिकॉज़ आई नो के या बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ, एक टेंडेंसी हमारी होती है कि हम जो है ना कोई फ़नी वीडियोज़ पे साथ बहुत ज़्यादा जाते हैं, बट ये जो वाक़ई जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सबको कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन वीडियोज़ को, ताकि और जो रीच बढ़े, और जो है वो लोगों को ये जो वाक़ई जो एक आई थिंक जो हमारी यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्हें पता चले, उन्हें हेल्प मिल सके, और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से डायरेक्ट सुन सकें कि वो उनकी राय क्या है चीज़ों के हवाले से। So please do subscribe and share.